हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का स्वागत है। वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों के लिए इतिहास का तीसरा चैप्टर का लेकर के आए हैं। हम यहाँ कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद, कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद का क्या क्या बातें हमारे क्लास 10 के इतिहास में दिया है, इसके बारे में हम सारी इम्पोर्टेंस जानकारियाँ हासिल करेंगे। और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंस है और जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ आपको पढ़ाएंगे आज। तो इस लेटेस्ट वीडियो में जो भी साथी बिल्कुल नए हैं वो हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और जो साथी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वो फटाफट लाइक करके हमारे इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी बेहतर तरीके से पढ़ पाएँ। तो हम यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद है, जो तमाम चीज़ें जितनी भी घटनाएं भारत में हुई है उससे रिलेटेड यह सारी जानकारी इस चैप्टर में मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद का क्या तात्पर्य है, राष्ट्रवाद कहते किसको है, उससे हम रिलेटेड इसमें जानेंगे। तो कहता है कि राष्ट्रवाद एक भावना है, कहता है राष्ट्रवाद एक भावना है किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम यानी प्यार एवं एकता का संचार करती है। क्या करती है? प्यार यानी प्रेम एवं एकता के संचार करती है। उसे ही राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी जिस देश में आप रहते हैं, जहां आप रह रहे हैं, जहां जिस तरीके से कोई कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को का सराहना करना, उस देश के प्रति प्रेम, निष्ठा, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या हुआ, यानी उसका निकलना, उसका जागना, उसका क्या कारण। तो कहते हैं नंबर 1 में कहते हैं लॉर्ड लीटन की नीति। नंबर 1 में दिया हुआ है कि नंबर 1 रोमन में 1 दिया दे करके हम ए में लिखे हैं कि सन 1878 ईस्वी में, सन 1878 ईस्वी में का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिससे देशी प्रेस पर दंडात्मक कार्रवाई सबसे पहला जो हुआ था, यह कहता है कि सन 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिससे देशी प्रेस पर दंडात्मक कार्रवाई। उसके बाद बी में कह रहे सन 1879 का आर्मस एक्ट, लॉर्ड कर्जन की नीति, यानी लॉर्ड कर्जन ने जो नीति बनाई थी उससे रिलेटेड। दूसरा में क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन की नीति, यानी ऊपर में ए और बी पढ़े, यानी ए और बी में क्या है, सबसे पहला हमने पढ़ा लॉर्ड लीटन की नीति और दूसरा हम पढ़े हैं लॉर्ड कर्जन की नीति। इसमें क्या है कि सन 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि। उसके बाद दूसरा है सन 1904 को विश्वविद्यालय अधिनियम, और सी में है सन 1905 में बंगाल विभाजन, जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना यानी विभाजन करना। 16 विभाजन करना था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो कहता है, ये आप क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो कहता है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये लागू हुआ था। उसके बाद एवं सन 1911 ईस्वी में यह रद्द हो चुका था। सन 1905 में ये लागू हुआ, उसके बाद 1911 में रद्द हो जाएगा। उसके बाद कहता है लॉर्ड रिपन की नीति। तीसरा में कह रहा है लॉर्ड रिपन की नीति। यहाँ जो भारत, हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ लोग आए थे तो वहाँ ये आकर के इस तरह की नीतियाँ अपना रही थी। तो तीसरा में कह रहा है दोस्तों कि लॉर्ड रिपन की नीति यानी सन 1883 को इल्बर्ट बिल का यूरोपियों द्वारा विरोध, जिसके माध्यम से फौजदारी मुकदमा की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कर सकते थे। कि कौन कर सकते थे, यानी भारतीय न्यायाधीश, यानी भारत का जो न्यायाधीश था उच्च न्यायालय में, वो लोग इसका फैसला कर सकते थे। इसके बारे में करें किसके बारे में, जब सन 1883 ईस्वी का इल्बर्ट बिल का यूरोपियों द्वारा विरोध, जिसके माध्यम से फौजदारी मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश में कर सकते थे। अगला है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर प्रकाश डालें। हमारे भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय का जो कारण हुआ था उस पर प्रकाश डालने की बात करें। तो यहाँ शुरू करते हैं, हम लोग कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारणों का योगदान था। क्या है, 19वीं शताब्दी में भारत में जो राष्ट्रवाद के उदय का जो कारण था वो अनेकों कारण था और उसका योगदान सराहनीय था। तो हम सबसे पहले जानेंगे इनमें निम्नलिखित कारण प्रमुख है। कौन कौन कारण प्रमुख है? नंबर 1, तो नंबर 1 में कह रहा है कि अंग्रेजी
साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है राजनीतिक संस्थाओं का योगदान, यानी राजनीतिक संस्थाओं का भी योगदान रहा। उसका चौथा में है कि भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का राजनीतिक एकीकरण। चौथा में है पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से संपर्क, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, यानी जब ये पश्चिमी सभ्यता का संस्कृति से यहाँ से संपर्क हुआ तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हमारे भारत में होने लगा था। अगला है, कहता है कि सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। उसके बाद है साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान। उसके बाद कहता है 10वां में करें मध्यम वर्ग का उदय, यानी जो मिडिल क्लास के लोग थे उन लोगों का कल्याण हुआ, यानी उसका उदय होने लगा, वो लोग भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने लगा। तो भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, यानी भारत में राष्ट्रवाद उदय, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई उसके बाद हम लोग यहाँ करें। प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ और उसका कारण और परिणाम क्या हुआ, तो यहाँ हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ हम इसको हटा देते हैं। चलिए, कहता है कि 20वीं शताब्दी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 18 नवंबर है। यानी क्या है, कहता है कि 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 है प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इस युद्ध का कारण क्या था, यूरोपीय औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, ये युद्ध मित्र राष्ट्रों और केंद्र शक्तियों के बीच हुआ था। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था तो वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। तो ये आपको पूछता है कि कब से कब तक चला था, अगर डेट पूछेगा तो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक ये लिख देंगे आप लोग। उसके बाद मित्र राष्ट्र में क्या है, अगला कह रहा है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, ये 2 गुट की लड़ाई थी, इसमें तो मित्र राष्ट्र के अंदर में कौन कौन देश शामिल थे उसके बारे में पूछता है कभी कभी, तो यहाँ आप लोग याद रखेंगे। तो मित्र राष्ट्र में कौन था, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली और जापान थे, और बाद में USA भी इसमें शामिल हो गया। उसके बाद अगला है केंद्र शक्ति, यानी मित्र राष्ट्र और केंद्र शक्ति ये 2 गुट में था। तो यहाँ हम देखेंगे कि केंद्र शक्ति में कौन कौन थे, तो केंद्र शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय और केंद्र शक्तियों की पराजय हुई थी। यहाँ जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो मित्र राष्ट्रों की और केंद्र शक्तियों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसमें क्या हुआ, मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई थी और केंद्र शक्तियों की पराजय यानी हार हो गई थी। उसका कारण क्या है साथियों, तो कह रहा है कि कारण प्रथम विश्व युद्ध के 4 प्रमुख कारण निम्न है। कौन कौन है, नंबर 1 में कह रहा है यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना, यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना। सन 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पूर्व यूरोपीय राजनीति में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कहता है कि जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, परंतु बिस्मार्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। इससे यूरोपीय शक्ति संतुलन बिगड़ गया। इंग्लैंड और फ्रांस के लिए जर्मनी एक चुनौती बन गई। जब बिस्मार्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ तो इससे यूरोपीय शक्तियों का संतुलन क्या हो गया, बिगड़ गया था। अगला दूसरा कारण क्या है, दूसरा कह रहा है कि गुप्त संधियों एवं गुटों का निर्माण, गुप्त संधि होने लगा और एक अलग अलग गुट का निर्माण होने लगा। कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के बाद वहाँ के चांसलर बिस्मार्क ने अपने देश की यूरोपीय राजनीति में प्रभावशाली बनाने के लिए गुप्त संधियों की नीतियाँ अपनाई। उसने ऑस्ट्रिया हंगरी 1879 के साथ द्वैध संधि यानी डबल अलायंस की। रूस 1881 और 1887 के साथ भी मैत्री संधि की गई। इंग्लैंड के साथ भी बिस्मार्क ने मैत्रीवत संबंध बनाए। 1882 ईस्वी में उसने इटली और ऑस्ट्रिया के साथ मैत्री संधि की। फलस्वरूप यूरोप में एक नए गुट का निर्माण हुआ। जब उसने 1881 ईस्वी में और 1887 में ये मिलकर के क्या डबल अलायंस यानी उसके साथ संधि किया 1879 में, तो इससे क्या हो गया, इटली और ऑस्ट्रिया के साथ एक मैत्री संधि की। इस फलस्वरूप यूरोप में एक नए गुट का निर्माण हुआ जिससे त्रिगुट संधि यानी जिसे ट्रिपल अलायंस भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, त्रिगुट संधि को ट्रिपल अलायंस कहते हैं, कहा जाता है। अगला तीसरा नंबर में क्या करें कि जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता के माने होता है दुश्मनी। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच दुश्मनी पनपने लगी। तो
जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य पुरानी दुश्मनी थी। जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सेस लॉरेंस पर अधिकार कर लिया था। मोरक्को में भी फ्रांसीसी हितों को क्षति पहुंचाई गई थी, इसलिए फ्रांस का जनमत जर्मनी के विरुद्ध था। इसलिए जर्मनी ने फ्रांस को मित्रविहीन बनाए रखने के लिए त्रिगुट समझौता किया था। यानी उसको मित्रविहीन यानी अपने मित्र गुट से बाहर रख दिया जाएगा फ्रांस को, ताकि वो उसके साथ हम लड़ेंगे और उसका बदला लेंगे। ये सब चीज़ें उसने किया था। अगला है चौथा नंबर, और ये इसका लास्ट है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव यानी प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण लाकर विभिन्न राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रख सके। प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपनी मनमानी कर रहा था। इसे यूरोपीय राजनीति में एक प्रकार की अराजकता हुई थी। यानी इस तरीके से उसका जो क्या हुआ, इसका कारण हुआ था यानी प्रथम विश्व युद्ध का कारण, इसी की वजह से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। चलिए अगला हम यहाँ अब भारत से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे ये, और ये पूछता भी है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? तो कहता है कि पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विराट जनसभा का आयोजन किया गया था। यानी एक बहुत बड़ा जनसभा किया गया था जो 13 अप्रैल 1919 का दिन था और वार्षिक बैसाखी मेले का अवसर था। जानते भी हैं कि आप लोग बैसाखी मेला कब लगता है, तो 13 अप्रैल मार्च अप्रैल के महीने में बैसाखी का मेला लगता है, और उस अवसर पर जलियांवाला बाग में इस सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में सरकार की दमनकारी नीति का विरोध करने वाले भी थे। जलियांवाला बाग ना होकर वस्तुतः एक खुला मैदान था। तो जलियांवाला बाग नाम है लेकिन एक वो खुला मैदान था, और अभी उसको चारों तरफ से घिरा हुआ है, और उसका मात्र एक ही गेट था, और उसके अंदर में कुछ पेड़ थे और कुआं भी था। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि बाग ना होकर वस्तुतः एक खुला मैदान था जिसके चारों ओर मकान बने हुए थे, बीच सिर्फ एक कुआं और कुछ पेड़ थे, है ना। उसके अंदर में एक कुआं था और कुछ पेड़ थे। प्रवेश करने का बस एक ही मार्ग था, यानी एक ही रास्ता था। अमृतसर शहर ने बाहर होने के कारण मैदान में एकत्रित लोगों को पता नहीं था कि शहर में फौजी कानून लाया जा चुका है। तो उस समय जब ये बैठक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, तो उस समय ये जो तानाशाही लोग थे, अंग्रेज़ लोग थे, वो लोग अपने एक कानून बनाया था और वो फौजी कानून लेके आ चुका था। इन लोगों को पता नहीं था, लेकिन इन लोगों को पता था कि जलियांवाला बाग के अंदर में एक जनसभा हो रही है, मीटिंग हो रही है, और हम लोगों का विरोध करने वाले हैं। तो जिस समय सभा चल रही थी उसी समय सभा पर प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सैनिकों को खड़ा करके बाहर निकलने का मार्ग को बंद करवा दिया। क्या कर दिया था? यानी अंदर में जो जितने भी लोग थे उन लोगों को निकलने का मात्र एक ही द्वार था, यानी प्रवेश करने का भी और निकलने का भी। तो वहाँ हुआ क्या कि मेन गेट पर ही दोनों तरफ से फौजियों को खड़ा कर दिया, उसके बाद बंद कर दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने क्या किया? निहत्थे लोगों पर गोलियां अंधाधुंध चलवा दिया। अनुमान था 10 मिनट के अंदर में 1600 चक्र गोलियां, यानी 1600 राउंड गोलियां चली थी। कितने मिनट के अंदर में दोस्तों? मात्र 10 मिनट के अंदर में 1600 राउंड गोलियां चल गई थी। चलते ही भीड़ में भगदड़ मच गई। सैकड़ों व्यक्ति गोली से मारे गए, कुछ कुएं में कूदकर जान दे दी। पूरा मैदान मृतकों एवं घायलों से भर गया था। जनरल डायर ने घायलों के लिए चिकित्सा व्यवस्था नहीं की, उसे तड़पता छोड़ चला गया। इसी दिन सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया जा रहा था। जब सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी, उसी के विरुद्ध जलियांवाला बाग में ये सभाएं हो रही थी। तो साथियों, ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप इस चीज़ को अगर याद रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। उसमें निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने 10 मिनट के अंदर में 1600 राउंड गोलियां चलवाई थी। ये सब चीज़ें हैं। कहता है इसी घटना के तहत रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट एवं महात्मा गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि
त्याग दी थी। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये VVI क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कब अपना नाइटहुड की उपाधि को वापस किया था? तो जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी 10 मिनट के अंदर में 1600 राउंड की, तो तभी उसने रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था और महात्मा गांधी ने भी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन भी हुआ था इसकी जांच करने के लिए। तो उससे क्या होगा? चलिए अगला प्रश्न है साथियों, खिलाफत आंदोलन क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस्लामी जगत के प्रधान और तुर्की के सुल्तान खलीफा के किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में इसकी शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के लिए सन 1919 ईस्वी में बम्बई में अली बंधुओं ने, यानी दो भाई थे, शौकत अली एक मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, उन दोनों भाई को कहते हैं अली बंधु। तो कहता है कि शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत समिति का गठन किया। कौन? ये दोनों भाई ने खिलाफत समिति का गठन किया। गांधी जी ऑल इंडिया खिलाफत समिति के अध्यक्ष बने, यानी इस समिति का महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। खिलाफत आंदोलन के द्वारा वे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना चाहते थे। 1924 में खिलाफत आंदोलन को समाप्त हो गया। तो क्या कहता वो चाहते थे कि 1924 में इसको लाया गया, लेकिन क्या हुआ कि 1924 ईस्वी में क्या हुआ साथियों, ये 1924 में खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो इसका गठन कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में ही इसका गठन किया गया था। तो ये आपने खिलाफत आंदोलन के बारे में भी आपने जान लिया कि इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया था, अली बंधु ने इसका आंदोलन का गठन किया था। चलिए अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह क्या है? इसमें इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी आपके बिहार आए थे। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार में प्रचलित किसानों को 3 प्रणाली यानी 3 कठिया के नाम से के अंतर्गत नील की खेती करने को बाध्य करते थे। यानी 3 कठिया जो खेती है यह नील की खेती से संबंधित है, इस खेती को ज़बरदस्ती करवाने के लिए बाध्य करता था। इस व्यवस्था के द्वारा किसानों के अपनी सबसे उपजाऊ भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। यानी 3/20 भाग पर क्या है, नील की खेती करनी होती थी। यानी मान लिया जाए आपके पास अगर जितने ज़मीन है उसका 20% से, मान लिया 100 डिसमिल अगर ज़मीन है तो 20 डिसमिल, अगर आपका 100 डिसमिल ज़मीन है तो उसमें 20 डिसमिल ज़मीन पर आपको नील की खेती करना ज़रूरी होता था। तो इसलिए कहता है कि नील की खेती करनी होती थी, साथ ही अपना उत्पाद भी कम मूल्य पर ही उन्हें नीलहों को बेचना पड़ता था। यानी जो लेते थे वो जो ख़रीदते थे उसको कम दाम में ही उसको बेचना पड़ता था। इसीलिए किसान नील उपजाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस ज़मीन की उर्वरता कम हो जाती थी। जो नील का जो पौधा है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा ताज़ा होते थे और उस फसल की वजह से खेत की जो उर्वरता शक्ति थी वो कम हो जाती थी। किसानों को उपज का भी उचित मूल्य नहीं मिलता था, जिससे नील की खेती में मुनाफा नहीं होता था। मुनाफा नहीं होने के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर 1916 ईस्वी में एक किसान राजकुमार शुक्ल ने, ये याद रखिएगा कि इसने राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था बिहार आने के लिए। तो क्या कहता है कि एक किसान राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के बाद गांधी से भेंट कर चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। ये पूछता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण कौन दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के बाद गांधी से भेंट किया और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तथा किसानों के पक्ष को लेकर गांधी जी ने अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया और ये आंदोलन कारगर भी साबित हुआ था और किसानों को इसका बहुत ही फ़ायदा मिला था। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? ये नमक से संबंधित है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। चूँकि तत्कालीन समय में आम आदमियों द्वारा नमक बनाना एक कानूनी अपराध था,
धीरे धीरे पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन कर आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ से आपको ये समझ में आया इस आंदोलन से कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा क्यों किया। इसलिए कि उस टाइम में जो हमारे भारत के रहने वाले जो मूल निवासी थे उन लोगों को नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, और ये अंग्रेज़ लोग ही खुद से नमक बनाते थे और नमक बेचते थे। इसीलिए 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1907 को महात्मा गांधी ने दांडी की यात्रा शुरू कर दी थी। यानी 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंच गया था। और उसने शुरू कब किया था मार्च का, यानी 12 मार्च 1930 ईस्वी को उसने शुरू किया था साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच चुका था। और वहां जाकर के विरोध किया और इस नमक बनाने वाले कानून का विरोध किया और अंततः इसमें कामयाबी मिली। अगला है साथियों, अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कहता है कि मजदूर आंदोलन क्या है। इसका अलग अलग इसमें दिया हुआ है। मजदूर आंदोलन नंबर 1 में कह रहा है कि मजदूर आंदोलन 1917 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर के प्लेग बोनस की कटौती के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। यानी प्लेग बोनस जो मिलता था मजदूरों को काम करने के बाद, उस बोनस को भी कटौती कर लेता था अंग्रेज़ लोग, इसीलिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इस आंदोलन के बाद मजदूरों को बोनस के तौर पर 35% राशि देने के लिए निर्धारित किया गया था। यानी मजदूरों का जो बोनस में कटौती कर रही थी, तो उस समय वो 35% फिर इस आंदोलन के बाद देने के लिए तैयार हुआ। अगला है दूसरा नंबर में कह रहा है 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो स्थापना किया था, तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया था, लाला लाजपत राय को बनाया गया था। तो अब साथियों ये चीज़ यहाँ ख़त्म हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन के बारे में हम बताएंगे जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछता है। ये स्लोगन आपको याद रखना है और ध्यान से सुनेंगे, आपको बिल्कुल आसानी के साथ ये स्लोगन आपको याद हो जाएगा। पहला क्या है, कहते हैं कि करो या मरो, इसका नारा कौन दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद, दिल्ली चलो, इसका नारा कौन दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। लेकिन देखा जाता है तो ये बिहार के ये बिस्मिल अजीम आबादी, उसने भी इस स्लोगन को दिया था, लेकिन उसका नीचे आ गया और इसका नाम आ गया। उसके बाद तीसरा है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका नारा ये स्लोगन किसने दिया, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया। उसके बाद हिंदुस्तान ये नारा किसने दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हिंदी का पिता कहा जाता है इसी को, हिंदी का पिता इसी को कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। पूर्ण स्वराज क्या जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। वेदों की ओर चलो, दयानंद सरस्वती ने दिया था। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उसके आगे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दिया था, उसी में एक जोड़ दिया था। मारो फिरंगी को, ये किसने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था। मारो फिरंगी को, इसका नारा किसने दिया था, तो इसका नारा दिया था मंगल पांडे ने दिया था। उसके बाद कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस स्लोगन को दिया था। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। उसके बाद वंदे मातरम को किसने कहा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जो हम लोग बोलते हैं उसको दिया था ये। अगला है जनगण मन, जो ये आपका राष्ट्रगीत, इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। साम्राज्यवाद का नशा हो, भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नशा हो, ये किसने दिया था, ये भगत सिंह ने दिया था। मेरे सिर पर लाठी एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा, ये किसने दिया था, यानी मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत के कील साबित होगा, ये किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था। उसके बाद मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, ये किसने कहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या कहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया था। ये भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिया था। अगला क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई यानी मुंबई के
सर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे योगेश चंद्र बनर्जी थे। मद्रास महाजनसभा यानी मद्रास महाजनसभा कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कहते हैं 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो दलों के बीच में हो गया था, जिसका एक का नाम था नरम दल और दूसरे का नाम था गरम दल। गरम दल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी। जिसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? रास बिहारी जिसके अध्यक्ष थे। उसके बाद रॉलेट एक्ट एक कानून बना था, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग थे। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट कानून 1919 जिसे काला कानून कहा गया। भारतीयों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। क्या किया था? कड़ा विरोध किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के खिलाफ, किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों से निपटने के लिए एक नारा दिया गया था। कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। इस कानून के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मौलाना मजहरुल हक ने केंद्रीय स्थापिका सभा से त्याग पत्र दे दिया था तथा इस कानून से महात्मा गांधी भी आहत हुए थे। यानी महात्मा गांधी को भी इससे झटका लगा था और वो लोग तो त्याग पत्र दे ही दिया था। अगला है साथियों, कहता है सीमांत प्रांत के पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, जिसको सीमांत गांधी कहा जाता है, उसने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उन्होंने खुदाई खिदमतगार अथवा लाल कुर्ती वाले स्वयं सेवकों का गठन कर आंदोलन चलाया था। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जो पाकिस्तान के थे। उस वक्त भारत अभी अलग नहीं हुआ था, तो हमारे जो भारत के इसमें उसने बहुत अहम रोल अदा किया है, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है स्वराज्य दल की स्थापना। स्वराज्य दल की स्थापना सन 1922 ईस्वी के गया अधिवेशन स्वराज्य पार्टी की स्थापना की घोषणा की तथा गया कांग्रेस अधिवेशन के बाद जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य बने थे। मार्च 1923 को स्वराज्य पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। इसका गठन करने का क्या कारण था? तो कहता है स्वराज्य पार्टी की स्थापना का कारण निर्वाचन में भाग लेकर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करना था, इसीलिए इसका गठन किया था। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों, इससे पहले आप जो भी साथी हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, कहता है कि गांधी युग किसे कहते हैं या गांधी युग क्यों कहा जाता है? तो कहता है कि गांधी युग 1919 से लेके 1947 तक के चरण में महात्मा गांधी की निर्णायक भूमिका थी। कब से? 1919 से 1947 तक के चरण में महात्मा गांधी की निर्णायक भूमिका थी। इसलिए यह चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं ये भारत में राष्ट्रवाद का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ साथियों। अब मैं आपके लिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आऊँगा। तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट दोस्तों से शेयर भी कीजिए और अब की बार आप तमाम साथियों को 90+ मार्क्स लाने का कोशिश हम करेंगे, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। शुक्रिया, जय हिंद।